हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी उपसमुच्चय की। हमने उपसमुच्चय के संबंध में जो भी बातें थी उन सब पर डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि किसी समुच्चय को किसी अन्य समुच्चय का उपसमुच्चय किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले तो बात करेंगे उपसमुच्चय के संबंध में एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की, और इस एग्जाम्पल की सहायता से आपकी सोच का जो एक दायरा है वो एक अलग लेवल पर चला जाएगा। मतलब आप उपसमुच्चय के बारे में सोचने लग जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है उपसमुच्चय के अंदर। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। यह एग्जाम्पल जो है वो उपसमुच्चयों के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो देखिए बड़े ध्यान से इसे। देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 11। इस उदाहरण के अंदर आपको तीन अलग अलग समुच्चय दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी। आपको क्या करना है, इन समुच्चयों में आपस में संबंध दर्शाना है। आपको ये देखना है कि ए, बी और सी का आपस में किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए ए बराबर, आपको ए बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है जो कि एकल समुच्चय और उसके अंदर एक ही अवयव है। ठीक है, ये पहला जो समुच्चय है ये एक एकल समुच्चय और इसमें सिर्फ एक ही अवयव है, और वो अवयव कौन है, एक। उसके बाद में जो दूसरा समुच्चय है, इस समुच्चय में दो अवयव हैं। ठीक है, इस समुच्चय में दो अवयव, ध्यान देना यहाँ पर आपको जो अवयव दिखाई दे रहे हैं वो किस प्रकार से हैं कि बी समुच्चय में जो दो अवयव हैं उनमें से एक अवयव तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि दो, और जो दूसरा अवयव है वो है एक, और जिसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है। एक्चुअल के अंदर ये ए के बराबर है। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए, 2। ठीक है, ये बी समुच्चय के दो अवयव। और इसी प्रकार से सी समुच्चय के अंदर हमें तीन अवयव दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक अवयव तो है ये वाला, मतलब जो कि एकल समुच्चय जिसको हम ए द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और इसके अलावा 2,3। तो ये तो ए, बी और सी जो समुच्चय है ये उनके हमने यहाँ पर एक अलग रूप देखे कि इसमें तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि ए बराबर एक समुच्चय से एकल अवयव से बना हुआ एक समुच्चय हुआ। दूसरा बी समुच्चय जिसके अंदर दो अवयव हो गए, जिसमें एक खुद समुच्चय है, जिसमें ए जो है वो एक समुच्चय के रूप में है और वो यहाँ अवयव के रूप में है। और तीसरा समुच्चय सी जिसमें ए, 2 और 3 अवयव हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली वो ये है कि अगर मैं ए और बी के अंदर किसी संबंध की बात करूं कि ए और बी में किस प्रकार का संबंध है, तो ए और बी में संबंध है अवयवों के बारे में। मतलब कैसे, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ए अवयव है बी का, जो ए है वो अवयव है किसका, बी का। या यूँ कहें कि ए बिलोंग करेगा किसमें, बी में। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये वाली है कि ए जो है वो बी में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें कि ए और सी का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, तो ए और सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं साफ लिख सकता हूं कि जो ए है ये अवयव है सी का, ए अवयव है सी का। ठीक है, मतलब ए बिलोंग करेगा किसमें, सी में। ये तो हुआ ए, बी और सी का आपस में संबंध। अब इसके बाद में अपने बात करेंगे बी और सी के बारे में कि बी और सी का किस प्रकार का संबंध है। बी और सी, तो अब देखिए ध्यान से कि बी के अंदर जितने भी अवयव हैं, बी समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव यहाँ पर हैं कि बी समुच्चय के अंदर पहला अवयव है ए, यहाँ पर दे रखा है, और दूसरा अवयव 2 वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो बी और सी में जो संबंध हुआ वो उपसमुच्चय का संबंध है कि बी उपसमुच्चय है किसका, सी का। बी उपसमुच्चय है किसका, सी का। अब इसके बाद में और कौन सा संबंध यहाँ पे हो सकता है, तो वो देख लीजिए। ए, बी का हो चुका है, ए और सी के बारे में भी हमने लिख लिया, बी और सी के बारे में भी लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ए, बी और सी का आपस में संबंध है। अब यहाँ पर बुक के अंदर एक बात और बता, और वो जो बात है वो है ए, बी और ए और सी के लिए। देखिए कैसे कि हमने लिखा कि ए अवयव है किसका, बी का। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या ए उपसमुच्चय हो सकता है बी का, क्या यह जो हमने लिखा, ये जो कथन हमने लिखा या ये जो भी स्टेटमेंट हमने लिखी, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्या ए उपसमुच्चय है बी का, तो इसको देखिए हम किस प्रकार से समझेंगे। अगर ए बी का उपसमुच्चय बनना चाहता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे होने चाहिए बी में। अब देखिए ए में जो अवयव हैं वो कौन से हैं, सिर्फ एक ही अवयव है, एक। ए समुच्चय में एक ही अवयव है और वो कौन सा है, एक है।
अब बी समुच्चय के अंदर क्या वो एक है, तो बी समुच्चय के अवयव मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर इसको देखोगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, आप इसे देखना। आप ये देखिए क्या बी समुच्चय में अवयव एक है या नहीं है, तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बी समुच्चय में दो अवयव है। वो कौन कौन से, एक तो दो है और एक है ए, ठीक है। लेकिन ए बी का उपसमुच्चय तभी बन पाता, अपने यहाँ लिखेंगे कि ए जो है ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। इसका कारण देखिए क्या होगा, क्योंकि एक बिलोंग करता है ए में और एक बिलोंग नहीं करता किसमें, बी में, ठीक है। तो इसको निगलेक्ट करने का ये एग्जाम्पल है कि जो अवयव एक है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। बी में दो ही अवयव है, उनमें से एक अवयव ए खुद है और एक अवयव जो है वो कौन सा है, दो है। तो एक बिलोंग कर रहा है ए में लेकिन एक जो वो बिलोंग नहीं कर रहा बी में। देखिए यहाँ पर अपने इस चीज़ को देखें कि यहाँ पर एक आ रहा है। अगर अपने इसको देखते हैं तो ये जो एक है, ये जो एक एक्चुअल के अंदर ये रोस्टर रूप के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक नहीं बोल सकता, ये एक द्वारा निर्मित एक समुच्चय है। कि कोई आपसे पूछे क्या ये एक है, तो ये एक नहीं है, ये एक द्वारा निर्मित एक समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो है वो बिलोंग नहीं करता बी में। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक द्वारा जो निर्मित समुच्चय है ये बिलोंग करेगा बी में। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेंगे कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि एक बिलोंग करता है बी में, तो ये गलत है। तो इन दोनों को आपने ध्यान से समझना है। और इसी प्रकार से अगर अपने बात करें ए और सी की, कि अगर कोई आपसे ये पूछे तो ये तो गलत हुआ, ठीक है ना। ए बी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता कि ए में जितने भी अवयव हैं सारे के सारे बी में नहीं हैं। अगर अपने ए और सी की बात करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए उपसमुच्चय है सी का। तो ए सी का उपसमुच्चय तभी बन पाएगा अगर ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे सी के अंदर हों। अब ए में कौन कौन से अवयव हैं वो अपने को देखना है। तो ए में अवयव है वही एक, कि एक जो है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, एक बिलोंग करता है ए में लेकिन एक बिलोंग नहीं करता सी में, क्योंकि सी के अंदर जो अवयव है वो कौन कौन से हैं, ए, दो और तीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, सी का, ठीक है। तो ये भी गलत है कि ये नहीं हो सकता, ए सी का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, मैंने वहाँ लिख दिया है। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से ही आप बुक के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। बुक में आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको कैपिटल ए बराबर आपको समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 3,4, तो वो जो 3,4 वो एक्चुअल के अंदर इस ए के लिए एक अवयव का काम करेगा कि यहाँ पर जो ये वाला ए है वो इस बी का अवयव है। तो उसी तरीके से वहाँ पर भी हम इसकी बात करेंगे अवयव के रूप में। तो इसको करते हैं। अभी अपने को यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, हमें उसका कारण भी लिखना है। तो पहले अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद में अपने नए टॉपिक की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक तो अंतराल के बारे में और एक अपने पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के बारे में और एक घात समुच्चय, और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय का। तो ये 4-5 टॉपिक आज अपने को कवर करने हैं। तो उससे पहले अपने ये क्वेश्चन जो है इस थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए समुच्चय दे रखा है, ठीक है, ये आपको ए समुच्चय दे रखा है और आपको इसके अलावा कुछ 11 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और वो गलत क्यों है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो ए समुच्चय है उसको किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। तो ए समुच्चय में 1, 2, फिर ये पूरा 3,4, ठीक है, ये एक ही अवयव माना जाएगा इस ए समुच्चय का। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में एक अवयव 5, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। पहली बात तो ये है कि ए समुच्चय के अंदर यहाँ पर 4 ही अवयव हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है कि ए समुच्चय में अवयव कितने हैं। तो ए समुच्चय में 4 अवयव हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, सही क्यों है या गलत क्यों, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर बात करेंगे। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर काफ़ी आपकी मदद करने वाली है, वो ये कि यहाँ पर आपको 2 प्रकार के साइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है बीच में, ठीक है, और यहाँ फिर आपको ये बिलोंग्स टू दिखाई दे रहा है। तो ध्यान देना कि जब ये वाला सिंबल होगा तब हमको बात करनी है अवयव की, ठीक है।
अगर ये सिंबल लगा हुआ है जहाँ कहीं भी, तो हमें अवयव वाली परिभाषा की बात करनी है। और अगर ये नहीं लगा हुआ, अगर इसकी बात है कहीं भी, तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय के लिए है। ये किसके लिए है? उपसमुच्चय के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि कहाँ कौन सी परिभाषा का हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस पहले पॉइंट की। तो यहाँ पर इसने बात की है इस सिंबल की, जो कि उपसमुच्चय के लिए यूज़ होगा। अब देखिए, ये आपको दिया हुआ है कोई एक समुच्चय, ठीक है, ये एक समुच्चय दिया हुआ है और इस समुच्चय के अंदर दो अवयव हैं। पहली बात तो ये जो 3,4 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये एक समुच्चय है और इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। अब देखिए, ये पूछ रहा है कि ये जो समुच्चय है, क्या ये समुच्चय इस ए का उपसमुच्चय है या नहीं है? ये जो समुच्चय है वो इसका उपसमुच्चय है या नहीं है ए का? तो अगर ये उपसमुच्चय बनना चाहता है ए का, अगर ये ए का उपसमुच्चय बनना चाहता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं, इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं, वो सारे के सारे अवयव होने चाहिए किसमें? ए के अंदर। तो इस समुच्चय के अंदर 2 अवयव हैं, ठीक है, कि 3 जो है, इसको अपने कोई नाम दे देते हैं। ये जो 3,4 है ना, इसको कोई नाम दे दो आप। जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया बी, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया बी। अब ये कहना चाहता है कि जो बी है, मैं लिख दूं कि क्या बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। मैंने ये प्रश्न बना दिया कि क्या बी ए का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो बी ए का उपसमुच्चय कब बनेगा? जब बी के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव किसके अंदर हों? ए के अंदर हों। अब देखिए, बी में कौन कौन सा अवयव है? एक तो है 3, देखिए 3 बिलोंग करता है बी में, कोई डाउट नहीं है कि जो 3 है वो बिलोंग करता है बी में। तो क्या 3 बिलोंग करता है ए में? कैसा है? तो यहाँ देख लीजिए, क्या इस समुच्चय के अंदर कहीं भी 3 अवयव है क्या? तो नहीं है। इस समुच्चय में अवयव देख लीजिए कौन कौन से, एक तो है एक है 2, एक है पूरा का पूरा समुच्चय खुद यहाँ पर अवयव का काम कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इस समुच्चय में 3 है कहीं भी, और एक ये 5। तो 3 अकेला जो है वो बी में तो है, लेकिन 3 ए में नहीं है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो ये एक ही एग्जाम्पल बहुत है। आप चाहे तो 4 के लिए भी बात कर सकते हैं कि 4 बिलोंग करेगा बी में, लेकिन 4 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, या यूं कहें कि 3,4 ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला जो कथन है वो गलत है। और ये गलत क्यों है, ये मैंने इसका कारण यहाँ पर लिख दिया है कि ये वाला जो समुच्चय है वो इस ए समुच्चय का उपसमुच्चय तभी बन पाएगा जब इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं, तो इस समुच्चय में 2 अवयव हैं, वो दोनों के दोनों ए में होने चाहिए। लेकिन ए में दोनों ही नहीं है, कि ए के अंदर कहीं भी 3 नहीं है, 3 अकेला कहीं नहीं है, और ए में 4 अकेला कहीं भी नहीं है। 3 और 4 आए जरूर है, लेकिन वो एक समुच्चय के अंदर आए हैं, तो उसको मैं अलग अलग नहीं कह सकता, वो कंबाइन रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे वो। तो पहला कथन जो है वो गलत हुआ। अब अपने दूसरे कथन की बात करते हैं कि 3,4 ये जो समुच्चय है, क्या ये समुच्चय बिलोंग करेगा ए में? अच्छा, एक चीज़ और, जब हमने 11वां एग्जाम्पल किया था तो उस 11वें एग्जाम्पल के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, आप उस नोट को ज़रूर पढ़ना। देखिए वो नोट क्या है, इसमें यह लिखा हुआ है कि किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। कि कोई एक समुच्चय है और उस समुच्चय का कोई एक अवयव, उस समुच्चय का अवयव, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किसी एक समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ठीक है। ये नोट उस एग्जाम्पल के नीचे दिया हुआ है, तो इस नोट को भी आप नोट कर लेना और इसको ध्यान में रखना अपने, कि किसी एक समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का क्या नहीं हो सकता? उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ध्यान देना, वापस अपने इस पहले एग्जाम्पल की बात करें, इसमें 3,4 जिसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है, एक्चुअल के अंदर ये जो 3,4 जिसको हमने बंद किया, ये इस ए समुच्चय का एक अवयव है। कि ये जो अपने पास जो भी अपने को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। यहाँ पर लिखने का मतलब, जब इसको अपने कोमा लगा के जब हमने यहाँ लिख दिया, तो ये इस ए समुच्चय का अवयव है। तो देखिए, किसी एक समुच्चय का अवयव, ठीक है, कि ये जो है वो इसका अवयव है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता, ये हमने यहाँ पर बता भी दिया।
ध्यान देना कि समुच्चय के अंदर अगर कोई एक अवयव आ गया तो वो उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं बन सकता। तो इसी नोट के आधार पे हम इन सब को भी सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इस दूसरे पॉइंट की। तो देखिए 3,4 जिसको हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है और आगे निशान लगा हुआ बिलोंग वाला, मतलब अवयव का। तो ये बात करना चाहता है अवयव की, कि ये जो आपको जो भी दिखाई दे रहा है, क्या ये जो 3,4 जिसको हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है, क्या यह इस ए का अवयव है? तो ये ए का अवयव तभी बनेगा जब ये ए के अंदर हो। तो क्या 3,4 ए के अंदर है? तो 3,4 बिल्कुल हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ए में है। तो इसका मतलब ये जो 3,4 में लिखा हुआ है ये ए का एक अवयव है। ठीक है, तो दूसरा जो कथन है वो सही है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको जो 3,4 है, मतलब 3,4 एक समुच्चय दे रखा है और उस समुच्चय को भी हमने वापस एक समुच्चय के अंदर बंद कर रखा है कि 3,4 एक्चुअल के अंदर, यहाँ देख लीजिए दूसरे पॉइंट में देख लीजिए कि 3,4 बिलोंग करा किसमें? ए में। ठीक है, 3,4 बिलोंग किया ए में। अब यहाँ पर क्या किया हमने? 3,4 जो अवयव है, जो कि एक अवयव है, उससे हमने एक नया समुच्चय बना दिया। 3,4 जो कि पहले से ही समुच्चय के निशान के अंदर था, उसके ऊपर वापस एक समुच्चय का निशान लगा और उसको एक और समुच्चय बना दिया। तो हमने ये बताना है कि ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, क्या ये ए का उपसमुच्चय है? ये निशान जो है वो किसके लिए है? उपसमुच्चय का। तो देखिए ये ए का उपसमुच्चय कब बनेगा, तो इसकी बात करते हैं अभी अपने। देखिए इसने लिखा यहाँ पर कि ये समुच्चय का निशान और इसके अंदर है 3,4 और इसको उपसमुच्चय बताना है ए का कि है या नहीं है। ठीक है, इसकी जांच करनी है। तो देखिए ये जो भी समुच्चय है, ठीक है, ये जो भी समुच्चय है, ये ए का उपसमुच्चय कब बनेगा? जब इस समुच्चय के अंदर आने वाले सभी अवयव ए में भी हों। कि ये हमारे पास एक समुच्चय का निशान है जो बड़े वाला समुच्चय है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इस समुच्चय के अंदर जो भी आया, ये आया 3,4 जो खुद समुच्चय के अंदर है, कि इस समुच्चय के अंदर एक अवयव हमें दिखाई दे रहा है जो कि है 3,4। तो क्या ये 3,4 ए में भी है? तो बिल्कुल है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए पहले तो इस पूरे को नाम दे दो बी। मैंने नाम दे दिया बी। बी बराबर मैंने मान लिया इस तरीके से। ठीक है, मैंने मान लिया इस तरीके से। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3,4 बिलोंग करता है बी में? लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये समुच्चय बी से बना हुआ है। कि ये जो करली ब्रैकेट लगा हुआ, जो बाहर वाला जो करली ब्रैकेट है वो बी समुच्चय के लिए हमने लगाया। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर ये आया एक अवयव और ये अवयव बिलोंग किया किसमें? बी में। ठीक है, ये अवयव बिलोंग किया बी में। तो हमें ये देखना है कि जो ये 3,4 है, क्या ये 3,4 बिलोंग करता है ए में? तो बिल्कुल करता है। यहाँ पर हम इसको सही भी मान कर आए हैं कि 3,4 इस बी समुच्चय के अंदर है, तो 3,4 ए में भी है। कि इस समुच्चय में, ये जो बड़े वाला समुच्चय है, इस समुच्चय के अंदर 3,4 है, तो ये 3,4 ए में भी है। तो किसी समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो अगर किसी और समुच्चय के अंदर भी हैं, वो सारे के सारे, तो उसको हम उपसमुच्चय की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात लागू हो रही है कि इस बी समुच्चय के अंदर एक ही अवयव है 3,4। बी समुच्चय में एक ही अवयव है 3,4, वो 3,4 बी में है और ए में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए का उपसमुच्चय है। दैट एम्प्लाइज कि बी उपसमुच्चय हो जाएगा ए का, मतलब ये वाला जो है। तो तीसरा जो कथन है वो क्या है? सही है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 4 की। एक, ठीक है, एक अवयव बिलोंग करता है ए में। साफ दिखाई दे रहा है बिलोंग करता है, कि अवयव है या नहीं है। कि ये जो एक है, क्या वो एक अवयव है? क्या ये जो एक है वो ए के अंदर है? तो बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये सही है। लेकिन क्या एक बिलोंग करेगा ए में? अगर ऊपर वाला आप सही मानते हो तो नीचे वाला तो गलत है इस नोट के अनुसार। कि किसी एक समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। कि यहाँ पर अभी हम सही मान कर आए हैं कि जो एक है वो बिलोंग करता है ए में, मतलब एक जो है वो अवयव है ए का। अगर एक ए का अवयव है तो एक ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ये निशान उपसमुच्चय के लिए है, इसने लिखा है तो ये गलत है। अब बात करते हैं अपने नंबर 6, 1 to 5 क्या बिलोंग उपसमुच्चय है ए का। 1, 2 और 5 से एक हमने समुच्चय बनाया। क्या ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय है या नहीं है? तो सिंपल सी चीज़ है कि इस समुच्चय में 3 अवयव हैं। इस समुच्चय में 3 अवयव हैं
अब ये जो तीनों अवयव हैं ये क्या ए में भी हैं, तो 1 ए में है, 2 ए में है, 5 ए में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है कि 1, 2 और 5 इस समुच्चय में हैं तो ए में भी हैं। तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय के नियमों का पालन करते हैं कि इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे ए में हैं, तो इसका मतलब ये उपसमुच्चय की कंडीशन है, उपसमुच्चय है। अब बात करते हैं नंबर 7, क्या 1 to 5 बिलोंग करेगा ए में? मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो 1, 2, 5 है क्या ये ए का अवयव है? तो अवयव तो नहीं है, अवयव नहीं है, क्योंकि ऊपर अभी हम बता के आए हैं कि 1, 2, 5 उपसमुच्चय है का, तो अवयव नहीं हो सकता। अगर ये सही है तो ये गलत है कि 1, 2 और 5 बिलोंग जरूर करते हैं ए में, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1, 2 और 5 को करली ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब ये एक समुच्चय बना दिया। तो ये वाला जो समुच्चय है वो इसमें तो नहीं है, ये जो समुच्चय है वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर तो था कि उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ उपसमुच्चय को ही ये निगलेक्ट कर रहा है कि अगर ये सही है तो ये गलत आसानी से हो रहा है कि बिलोंग नहीं करता, लेकिन हाँ अवयव जरूर हैं उसके, कि 1, 2, 5 इसके अवयव जरूर है, लेकिन 1, 2, 5 से जो समुच्चय बनेगा वो बिलोंग नहीं करेगा, वो उसका उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है जिसको हमने सही कर दिया, अवयव को हम गलत करेंगे। नंबर 8, 1, 2 और 3 क्या उपसमुच्चय है ए में? क्या ए का उपसमुच्चय है? तो ये भी गलत है। कारण इसका जो गलत करने का कारण है वो है यहाँ पर, देखिए कैसे कि ये वाला जो समुच्चय है इस समुच्चय में 3 अवयव हैं। ठीक है, इस समुच्चय में अवयव कितने हैं? 3। क्या ये तीनों के तीनों ए में है? तो देखिए 1 ए में है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ए में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 3 है ये 3 ए में नहीं है। ए में 3,4 कंबाइन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अकेले 3 की बात करेंगे तो ए में नहीं है, अकेले 4 की बात करेंगे ए में नहीं है। हाँ 3,4 अगर इकट्ठा लिखा हुआ है तो वो जरूर ए में है, लेकिन अलग अलग वो ए में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, उपसमुच्चय नहीं हो सकता। उसके बाद में रिक्त समुच्चय दे रखा है, तो क्या रिक्त समुच्चय अवयव है ए का? क्या ये रिक्त समुच्चय ए के अंदर है? अब देखिए यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आया है, मतलब कि आपको बताना है क्या ये जो भी है, हालांकि इसको हम रिक्त समुच्चय ही मानते हैं ना, तो रिक्त समुच्चय जो है क्या वो अवयव है ए का? तो नहीं है। हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो उपसमुच्चय होता है, अवयव नहीं होता। तो ये जो रिक्त समुच्चय है वो इस ए का अवयव नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे जो स्टेटमेंट है वो सही होने वाली है, ये ऊपर वाली गलत हो जाएगी कि रिक्त समुच्चय ए का उपसमुच्चय तो हो सकता है, लेकिन वो ए का अवयव नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद में इसने बात की है एक और समुच्चय की, और इस बार इसने क्या किया, उस समुच्चय के अंदर इसने रख दिया रिक्त समुच्चय को, कि एक समुच्चय है और उस समुच्चय के अंदर एक और समुच्चय है, कौन सा? वो है रिक्त समुच्चय। अब हमें ये बताना है कि ये जो भी समुच्चय है, ये जो भी समुच्चय है क्या वो बिलोंग करता है ए में या नहीं करता, मतलब वो संबंधित है ए से या नहीं है, मतलब वो उसका उपसमुच्चय है या नहीं है। हमें उपसमुच्चय की बात करनी है यहाँ पर। तो देखिए इसको हमने किस तरीके से समझना है, तो इसको पहले हटा दें और इसको कोई नाम दे दें, नाम से आसानी से हमें समझ में आएगा। देखिए इसको नाम दे दो बी, ठीक है, मैंने इसको बी नाम दिया। तो मुझे बताना है कि बी जो है वो उपसमुच्चय है ए का या नहीं है, बी ए का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो बी ए का उपसमुच्चय कब बनेगा, जब बी के अंदर जो भी अवयव है, तो देखिए बी में जो भी अवयव वो है फाई नहीं बोलेंगे इसको, रिक्त समुच्चय के लिए ही बोलेंगे कि ये बी का कोई एक अवयव है जो बिलोंग करता है बी में। ठीक है, कि इस समुच्चय के अंदर ये जो अवयव है वो बिलोंग किया किसके अंदर, बी में बिलोंग किया। तो हमें ये देखना है कि ये जो अवयव है क्या ये ए के अंदर भी है, तो क्या ऐसा कुछ आपको ए में दिख रहा है? तो कहीं भी नहीं है ना ऐसा कुछ, कि बी में तो दिख रही है, बी में तो हमें ये सिंबल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिंबल हमें ए में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिंबल बी में तो बिलोंग करता है, लेकिन ये वाला जो सिंबल है वो ए में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये उपसमुच्चय की परिभाषा का विरोध कर रहा है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। तो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना था। अच्छा, इसी के ऊपर और भी क्वेश्चन हैं, आप बुक के अंदर देखना, उनको सोल्व करके देखना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताना। अभी अपने जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपने कवर करने हैं पहले हम उनकी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने को मुख्य रूप से ये 4 टॉपिक हैं जो कवर करने हैं। एक तो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, फिर उसके बाद में अंतराल, और इनमें से ये टॉपिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है अंतराल,
क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इनका यूज़ होगा। और फिर उसके बाद में घात समूचे हैं और सार्वत्रिक समूचे हैं। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन अंतराल जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आता ही रहेगा, तो इसको अच्छे से समझने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये जो है वास्तविक संख्याओं को उपसमुच्चय, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंदर तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो उनका जो भी समुच्चय बना उस समुच्चय के अंदर कौन कौन से समुच्चय शामिल हैं, सिर्फ वो देखना है। तो देखिए, जैसे कि अपने बात करें वास्तविक संख्याओं की, आर जिसको अपने बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंदर हमने पढ़ा था कि समस्त, ठीक है, समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिसके अंदर सारी की सारी परिमेय संख्याएं शामिल हैं और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि परिमेय संख्याएं जो हैं और जो अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों ही वास्तविक संख्याओं में शामिल होने के कारण वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जिसको हम क्यों बोलते हैं रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, ये उपसमुच्चय है किसका, आर का। पहली बात तो ये अपने को नोट करनी है कि समस्त परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय वास्तविक संख्याओं के लिए उपसमुच्चय है। और इसी प्रकार से अपने बात करें टी की, जो कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ये भी परिमेय संख्याओं वास्तविक संख्याओं के लिए उपसमुच्चय का काम करेगा। तो समस्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, समस्त मतलब जितने भी परिमेय संख्या वो सारी की सारी क्यू के अंदर हैं, तो वो सारी की सारी आर के अंदर भी हैं। कि जो भी रेशनल नंबर, जो भी बटे वाला नंबर यहाँ होगा वो यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि आर हमने माना ही उसी को है, या आर हम लिखते ही उसी को हैं कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हों। तो पहला पॉइंट तो हमें ये ध्यान में रखना है कि Q जो है वो बिलोंग करता है आर में, और Q जो है वो उपसमुच्चय है आर का, और T जो है ये भी उपसमुच्चय है किसका, आर का। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने आगे जो भी समुच्चय हमने और पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे इसके बाद में। ठीक है, Q, R और T 3 आ चुके हैं। और इसके बाद में अपने पढ़ा एक तो था I, जिसको हमने बोला था पूर्णांकों का समुच्चय। और इसमें कौन कौन से थे, 0, +-1, +-2, +-3 डैश डैश डैश। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था एक W, जिसमें पूर्ण संख्याएं शामिल थी, पूर्ण संख्याएं। और इसमें था 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। और उसके बाद में अपने पढ़ा था नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और इसमें था 1, 2, 3 डैश डैश डैश, n+1 वो जो भी है वो आगे आता रहेगा। चलिए, अब ये देखिए, अब अपने इन तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों की एक बार ये तो इतना ही है, बाद में इन दोनों को भी आपस में अपने जोड़कर देखेंगे। अभी इन तीनों में देखिए कि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो सारी की सारी शामिल हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर, कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी ऊपर हैं। तो पहली बात कि जो n है वो उपसमुच्चय है किसका, W का। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि W के अंदर जितनी भी संख्याएं 0, 1, 2, 3 ये सारी धनात्मक संख्या और ये 0, ये सारी की सारी ऊपर यहाँ पूर्णांकों में भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि W जो है वो उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, I का। अच्छा, मैंने इन तीनों को भी एक साथ ही लिख दिया, यहाँ नहीं लिखा, इसका भी कारण अभी आ जाएगा कि n के अंदर जो भी संख्या है वो सारी की सारी W में है, W के अंदर जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी I के अंदर हैं, और n वाली संख्याएं I के अंदर भी आ जाएंगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि n वाली जो संख्याएं हैं वो किसके अंदर हैं, वो I में भी हैं। कि अगर अपने n, W और I की बात करें तो इसमें सबसे नंबर 1 पर जो सेट आएगा वो कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद में आएगा W, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और उसके बाद में पूर्णांकों का समुच्चय है। कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सारी की सारी शामिल होती हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर, सारी की सारी पूर्ण संख्या शामिल होती हैं किसके अंदर, पूर्णांकों के अंदर। अगर अपने इन तीनों को एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास हैं I, मतलब इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर या इस वर्त के अंदर सारे की सारे पूर्णांक शामिल हैं, मतलब 0, +-1, +-2, +-3 वो सभी।
इसी के अंदर फिर पूर्ण संख्याओं का भी समुच्चय बन जाएगा इस तरीके से, और फिर इसके अंदर एक और बन जाएगा जो कि नेचुरल नंबर का सेट होगा, ये n, ये w और ये बाहर वाला जो है वो क्या हो गया, i हो गया। अच्छा, अभी ये जो भाग दिखाई दे रहा है जिसको हमने कवर नहीं किया वो i का भाग माना जाएगा वैसे तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, -1, -2, -3, ऐसे सारा ये चलता रहेगा, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। अब मैंने 0, 1, 2 और 3 वो नहीं लिखा तो वो इसमें आ जाएगा, जैसे इसमें 0, 1, 2, 3 इसमें आ जाएगा। हालांकि 1, 2, 3 अपने यहाँ भी लिख सकते हैं और यहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि शेष भाग जो है वो w का है, उसमें 0 रहेगा, वो n में नहीं है। देखिए हमने क्या किया, इसको डैश डैश कर देना, जैसे कि सबसे अंदर हमने एक सेट बनाया नेचुरल नंबर का सेट जिसमें 1, 2, 3 इस तरीके की संख्याएँ शामिल हैं, उसमें मैंने 0 और शामिल कर दिया तो एक नया सेट कवर कर लिया हमने जिसको हमने w नाम दे दिया। ठीक है, कि सबसे पहले तो ये छोटा सा सेट था जिसको हमने नाम दिया n, जिसमें 1, 2, 3 डैश 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 इस तरीके की संख्याएं थी। मैंने यहाँ अलग से 0 लिख के एक सेट और बना दिया इस तरीके से, तो इसको नाम दे दिया हमने w, और फिर मैंने माइनस वाली संख्याएं लिखी उसको नाम दे दिया हमने i। तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो w के लिए अदिश समुच्चय है और जो w है वो n के लिए अदिश समुच्चय है। i w के लिए अदिश समुच्चय और जो w है वो n के लिए अदिश समुच्चय है, और n w जो है वो उप समुच्चय है i के। और अब अपने बात करेंगे इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा जाए इनकी। तो देखिए हमने लिखा कि n उप समुच्चय है w का, w उप समुच्चय है i का, और फिर हमने लिखा कि q उप समुच्चय है r का, और फिर लिखा कि t उप समुच्चय है r का। अब इनको आपस में किस तरीके से अपने जोड़ सकते हैं, किन किन को जोड़ा जा सकता है, किन किन को आपस में नहीं जोड़ सकते, अब अपने उनकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कि अगर अपने इस i की बात करें कि इस i में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 0, +-1, +-2, +-3 डैश 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 इस तरह की संख्याएं i के अंदर हैं। और बात करें अपने q की, ठीक है, q की अगर अपने बात करें तो q में जो संख्याएं थी वो p/q वाली थी, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए था, और साथ में हमने लिखा था कि p, q जो हैं ये दोनों बिलोंग करने चाहिए किसमें, i में। ठीक है, अब देखिए q में सारी की सारी बटे वाली संख्याएं हैं, बटे वाली जितनी भी संख्याएं वो सारी सारी q में शामिल हैं, और p और q, अब देखिए p और q के जो मान हैं, p और q के जो मान हैं वो i में बिलोंग करेंगे। मतलब p का मान जो है वो 0, +-1, +-2, +-3 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, और q का जो मान है वो 0 के अलावा +-1, +-2, +-3 डैश 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 कुछ भी हो सकता है, कि p और q का मान इनमें से आएगा अगर आया तो। अब देखिए अगर अपने यहाँ पर यदि मैं q का मान 1 लिख दूँ तो क्या होगा, अगर अपने q का मान क्या लिख दें, 1, कि नीचे वाले q को, नीचे वाला जो हर है, जो हर जो आया उसको हमने 1 मान लिया। जैसे ही मैं हर को 1 मानता हूँ तो p/1 बन जाएगा ये, मतलब p बटा जो q है, p/q ये बन जाएगा p/1 के बराबर, और p में 1 का भाग दो तो कितना आएगा, p आएगा। और p जो है वो बिलोंग करा किसमें, i में, या यूँ कहें कि p का मान 0, +-1, +-2, ये जो p का मान है वो 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, डैश 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 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ से साफ क्लियर है, यहाँ से बिल्कुल हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं q का मान 1 लिखता हूँ, क्योंकि q का मान तो कुछ भी हो सकता था, मैंने एक बार q का मान 1 मान लिया। अब जैसे मैंने q का मान 1 माना तो ये सिर्फ p रह गया, और जो p है वो एक्चुअल में 0, +-1, +-2, +- इस तरीके से चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो समुच्चय है वो एक्चुअल के अंदर i का रूप ले चुका है, कि जैसे ही इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, मान लो कि हर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, इसको हटा दिया हमने, तो यहाँ से q को भी हटा दो, इसकी बात ही नहीं रही, और इसको भी हटा दिया। अब देखिए ये है क्या कि p, और p जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, i में। मतलब p में क्या आ सकता है, 0, मतलब यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं +-1 लिख सकता हूँ, +-2 लिख सकता हूँ, +-3 डैश 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 कुछ भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये ऊपर वाला समुच्चय ही तो है, ठीक है, ये ऊपर वाला समुच्चय ही है। तो यहाँ से हम साफ कह सकते हैं कि i जो है, मतलब पूर्णांकों का जो समुच्चय है, यह समुच्चय भी उप समुच्चय होता है परिमेय संख्याओं का। मतलब यहाँ से इस कोमा को हटा सकते हैं और यहाँ पर हम लगा सकते हैं उप समुच्चय का निशान।
N शामिल हुआ W में, W शामिल हुआ I में, I शामिल हुआ Q में और Q शामिल था R में। तो यहाँ तक की सीरीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपने इस सीरीज़ की। देखिए ये सीरीज़ जो है वो अलग ही रहेगी। कारण ये है क्योंकि ये जो T है वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है और अपरिमेय संख्याओं में √2, √3, √5 ऐसी संख्याओं के वर्गमूल आते हैं जिनका वर्गमूल हम पूरी तरह से ज्ञात नहीं कर सकते, दशमलव के अंदर जिनका वर्गमूल आता है। और साथ में पाई हुआ या ई हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियोज़ के अंदर कि अपरिमेय संख्याएँ जो हैं, अपरिमेय संख्याएँ अशांत अनावर्ती दशमलव प्रकार की संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी संख्याएँ लिखी हैं कि n के अंदर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार नहीं आता, कोई पॉइंट वाली संख्या है या कोई दशमलव वाली संख्या नहीं आती किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। इसी प्रकार से W की बात कर लें, चाहे I की बात कर लें, चाहे Q की बात कर लें, कि N से लेकर Q तक कहीं पर भी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की बात होती ही नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कि N से लेकर Q तक जितने भी अवयव हैं, N से लेकर Q तक जितने भी अवयव हैं उनमें से कोई भी अवयव जो है वो इस T में आ ही नहीं सकता। क्योंकि T में जो अवयव हैं, T में किस प्रकार के अवयव हैं, T में अवयव हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के अवयव हैं, जो कि न तो N में है, न W में है, न I, न Q में है, किसी में भी नहीं है। इसका मतलब ये जो भी हमने समुच्चय लिखे हुए हैं ये इस T के लिए उप समुच्चय बन ही नहीं सकते, इनमें से कोई भी नहीं बन सकता। तो इसलिए इसको हम अलग से ही दर्शाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा ये पहला टॉपिक, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, कि ये सारे के सारे वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हैं, जिसमें T भी उपसमुच्चय है वास्तविक संख्याओं का। हाँ, T वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय माना जाए क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही आती हैं। अब अपने बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, अंतराल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था। तो देखिए अंतराल होता क्या है।